दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर युक्तिकरण से प्रभावित शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है? इसी गंभीर और जरूरी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर सिलसिलेवार समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो युक्तिकरण का मामला बहुत लंबा और जटिल है, जिसके पूरे घटनाक्रम को एक एक करके बताया जाए तो 2-3 घंटे का लंबा एक वीडियो बन सकता है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल सरल और संक्षिप्त रूप में युक्तिकरण से प्रभावित शिक्षकों के मामले को बिल्कुल कम समय में समझाने का प्रयास करूंगा, उसके सार को, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कम शब्दों में पूरे मैटर को अच्छे से समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि राज्य सरकार ने राज्य के कम दर्जे संख्या वाले स्कूलों और अतिशेष शिक्षकों का युक्तिकरण प्रक्रिया को सन 2024 में इसको अंजाम देने पर विचार कर रही थी। इसको लेकर बाकायदा स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त 2024 को एक विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया था, जिसमें सभी जिला कलेक्टर्स और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को काम सौंप दिया गया था। हालांकि दोस्तों, बीते साल 2024 में युक्तिकरण के कई मुद्दों को लेकर शिक्षक संगठन नाराज हो गए थे और सामने में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने उस समय अपने हाथ खींचते हुए युक्तिकरण प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद और स्थिति फिर से सामान्य होने के बाद राज्य सरकार ने 2025 में युक्तिकरण को अंजाम देने का निर्णय लिया और बाकायदा उसी 2 अगस्त 2024 के आदेश के संदर्भ में 8 मई 2025 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया और लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से 25 अप्रैल 2025 को अतिशेष शिक्षकों और कम दर्जे संख्या वाले स्कूलों के युक्तिकरण के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया। हालांकि इस बार भी शिक्षक संगठनों ने युक्तिकरण के कई विसंगतियों और सेटअप 2008 मुद्दे को अपनी नाराजगी व्यक्त की और साझा मंच के बैनर तले 20 से भी अधिक शिक्षक संगठनों ने 28 मई 2025 को राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मंत्रालय घेराव भी किया था। लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने युक्तिकरण प्रक्रिया को अंजाम दे दिया और प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट की माने तो इस युक्तिकरण प्रक्रिया में करीब 10,463 स्कूलों का युक्तिकरण किया गया, जिससे करीब 25,000 से भी अधिक शिक्षक इसमें प्रभावित हुए हैं। अब दोस्तों, युक्तिकरण से प्रभावित शिक्षकों में से कई शिक्षकों ने युक्तिकरण के कई मुद्दों को लेकर ज्वाइनिंग करने से इनकार कर दिया। उनकी क्या क्या शिकायतें हैं और उनको आगे मैं एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले आपको यह बता दूं कि युक्तिकरण से प्रभावित शिक्षकों ने जो लोग ज्वाइनिंग नहीं किया वो कोर्ट की शरण में चले गए और बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया कि पिटिशनर्स को यह निर्देश दिया गया है कि वो ऑर्डर जारी होने के 5 दिन के अंदर अंदर संबंधित जिला स्तरीय युक्तिकरण कमेटी के समक्ष नया रिप्रेजेंटेशन जमा करें और 24 जून 2025 को उस कमेटी के सामने पेश हुए। इसके बाद कमेटी रिप्रेजेंटेशन मिलने की तारीख से 7 दिन के अंदर कानून के मुताबिक निष्पक्ष तरीके से पिटिशनर्स के रिप्रेजेंटेशन पर फैसला करेगी और यथास्थिति बनाए रखते हुए विवादित ट्रांसफर ऑर्डर को रोक कर रखने का निर्देश दिया गया था। अब दोस्तों, युक्तिकरण से पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि जिस युक्तिकरण कमेटी ने उनके साथ अन्याय किया था उसी कमेटी के सामने जाने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब दोस्तों, युक्तिकरण मुद्दे पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था, जिसको कमेटी ने कोर्ट के आदेश का अवहेलना करते हुए एक तरफा रिलीफ करते हुए प्रभावित शिक्षकों के पेमेंट को रोक दिया और आज 9-10 महीने से उनका वेतन रुका हुआ है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की भी समस्या खड़ी हो गई है। दोस्तों, युक्तिकरण से प्रभावित शिक्षकों की तरफ से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि न खाता न बही, शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी जो कहे वही सही। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि युक्तिकरण से प्रभावित शिक्षकों की तरफ से अब तक कई अधिकारियों से लेकर कई विधायकों और मुख्यमंत्री जन दर्शन तक में आवेदन लगाकर समस्या के समाधान करने की गुहार लगा चुके हैं। सभी का एक सुर में कहना है कि जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। आप लोगों को जो स्कूल अलॉट किया गया है आप उन स्कूलों में अभी ज्वाइन कर लीजिए, बाद में आपका ट्रांसफर करवा देंगे, उसके बाद आप अपने स्कूलों में फिर से चले जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अभी जिन स्कूलों में उनको अतिशेष घोषित किया गया है उनको बाद में फिर से उन्हीं स्कूलों में ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है? क्या वो बाद में फिर से अतिशेष नहीं हो जाएंगे? और वो बेचारे शिक्षक हर साल विधायक मंत्री को 3-3 लाख देकर ट्रांसफर करवाते रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि युक्तिकरण से प्रभावित शिक्षकों ने जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके तरफ से 8 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री जन दर्शन में सीधे मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर युक्तिकरण के विसंगतियों के खिलाफ में न्यायिक जांच कराकर उचित समाधान करने की मांग रखी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मुख्यमंत्री जन दर्शन में
उसको आवेदन डाले 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री जनदर्शन की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है और मुख्यमंत्री जनदर्शन में बकायदा युक्तियुक्तकरण से पीड़ित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु तक की मांग की थी, क्योंकि वो त्रस्त हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 14 नवंबर 2025 को राजधानी रायपुर के मानातूता धरना स्थल में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद 24 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन भी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। इसके बाद दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि युक्तियुक्तकरण से पीड़ित शिक्षकों ने अभी हाल ही में कल परसों डीपीआई मंत्रालय पहुंचकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके उनको भी ज्ञापन सौंपकर कोई सकारात्मक निर्णय लेने की अपील किया गया था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से वही पुराना रटा रटाए जवाब जो है वो दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से इस युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में अपने चहेते और पहुंच वाले शिक्षकों को लेन देन करके बचाया गया और जिनकी पहुंच नहीं थी उन शिक्षकों को फंसाया गया, ये पीड़ित शिक्षकों की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस युक्तियुक्तकरण के किन किन मुद्दों को लेकर युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों को आपत्ति हो रही है, उसको भी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों की पहली शिकायत यह है कि इस युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में जूनियर शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए सीनियर शिक्षकों को गलत तरीके से अतिशेष घोषित करके युक्तियुक्तकरण किया गया है, यानी कि वरिष्ठता निर्धारण करने में त्रुटि किया गया है। इसके बाद उनकी दूसरी शिकायत यह है कि इस युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में पहले से विषयवार पदस्थ शिक्षक वाले विद्यालय में भी नए पदोन्नत शिक्षकों को पदस्थ करके जानबूझकर नियम विरुद्ध अतिशेष घोषित किया गया है। इसके बाद उनकी तीसरी शिकायत है कि वास्तविक रिक्त पदों को छिपाकर और आवश्यकता से अधिक पदांकन दर्शाकर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, जो कि नियम और पारदर्शिता दोनों के विपरीत है। इसके बाद चौथे नंबर की शिकायत यह है कि न्यायालयीन प्रकरण होने और न्यायालयीन निर्देशों के बावजूद पिछले 5-6 महीनों से संबंधित शिक्षकों का मूल शाला में ना तो कार्यभार ग्रहण कराया गया और ऊपर से वेतन आहरण 5-6 महीने से अनैतिक और असंवैधानिक रूप से, मतलब 5 महीने से ज्यादा हो चुका है, अब तो 8-9 महीने हो चुका है, 8-9 महीने से असंवैधानिक रूप से रोका गया है, जिससे शिक्षक परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसके बाद 5वें बिंदु पर उनकी आपत्ति है कि अभ्यावेदन और स्पष्टीकरण पर विभागीय स्तर पर गठित 4 स्तरीय समितियों में अभ्यावेदन देने से इंकार किया जा रहा है और किसी भी तरह से ले भी लिया जा रहा है तो उचित सुनवाई नहीं की जा रही, जिससे शिक्षक वर्ग में असंतोष व्याप्त है। इसके बाद 6वें बिंदु पर आपत्ति है कि पति पत्नी एक स्थान आधार पर पूर्व में स्थानांतरण कराकर आए हुए हैं, उन्हें युक्तियुक्तकरण में फिर से दूर भेजना सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के विपरीत है, क्योंकि पूरे सेवा काल में सिर्फ एक बार ही पति पत्नी आधार पर ट्रांसफर होता है। इसके बाद 7वें बिंदु पर उनकी मांग है कि गंभीर बीमारी के आधार पर तो पहले से लागू है, उसके अनुसार राहत मिलनी चाहिए। इसके बाद युक्तियुक्तकरण से पीड़ित शिक्षकों के 8वें नंबर की मांग है कि 2008 सेटअप संरचना के अनुसार अतिशेष चिन्हांकित किया जाए। इसके बाद 9वें बिंदु पर कहा गया है कि इन सभी परिस्थितियों से शिक्षकों का मनोबल प्रभावित हो रहा है, मनोबल उनका गिर रहा है और विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि युक्तियुक्तकरण से पीड़ित शिक्षकों के समर्थन में अब राज्य के कई शिक्षक संगठन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ की तरफ से 17 फरवरी 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के प्रकरण के निराकरण करने के लिए एक हाई पावर समिति गठन करने और कोई निर्णय नहीं होने तक कोई भी कार्यवाही को नहीं करने की अपील किया गया था और 3 बिंदु पर अपनी बात को रखी गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से परसों 19 फरवरी 2026 को डीपीआई मंत्रालय पहुंचकर डीपीआई डायरेक्टर रघुवंशी सर को ज्ञापन सौंपकर 4 बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की पुनः समीक्षा करने की मांग रखी गई थी और साथ ही साथ विषयवार संतुलित विवरण सुनिश्चित करते हुए दूरस्थ स्थानों पर भेजे गए शिक्षकों को उनके मूल जिले या ब्लॉक में समायोजित करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से भी परसों 19 फरवरी 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर युक्तियुक्तकरण मुद्दे पर 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए अपील किया गया है कि सभी प्रकरणों के निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षण करके एक हाई पावर समिति का गठन किया जाए और समिति के निर्णय प्राप्त होने तक संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही को स्थगित करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, अंत में मैं अपने चैनल की तरफ से भी युक्तियुक्तकरण से पीड़ित शिक्षकों के लिए सहाय सरकार से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों के पक्ष को भी एक बार गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर
युक्तियुक्तकरण में किए गए विसंगतियों के खिलाफ न्यायिक जांच कराकर उचित समाधान करने की कृपा करें। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आप अंत में युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, शासन प्रशासन से उनकी मांग क्या है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। जानते हैं ये लोग की ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षक उसके बाद पढ़ाई हो रही है, अभी परीक्षा चल रही है, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, मार्च में फाइनल एग्जाम होने हैं 10th और 12th के। लेकिन शिक्षकों की स्थिति की बात की जाए तो युक्तियुक्तकरण के बाद कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं और कुछ युक्तियुक्तकरण के शिक्षक जो आए हुए हैं खाली जगह मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास आए हुए हैं और अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं। आज हम उन्हीं शिक्षकों से बात करते हैं, किस तरह की समस्या को लेकर आए, आप लोग किस लिए आए थे? अभी सर, हमारे युक्तियुक्तिकरण हुआ है, बहुत गलत तरीके से हुआ है सर। एक तरफ सरकार बोलती है कि 2008 के सेटअप के अनुसार किया गया है, अधिकारियों से जानकारी मांगा गया है, तो अधिकारी भी वही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। अब कहाँ से आए, क्या कौन? मैं धमतरी जिला से हूँ सर, शिक्षक हूँ मैं। मेरा नाम रेणुका चंद्राकर है। कहाँ भेजा गया आपको? मुझे भेजा गया उसी जिला में है सर, लेकिन दूरी मायने नहीं रखता है, गलत तरीके से हुआ है। जूनियर शिक्षक को बैठा के रखा गया है और जो सीनियर शिक्षक है, मैं वहाँ पर सीनियर हूँ। एक बार और हो ही चुका है मेरा युक्तियुक्तिकरण ऑलरेडी, उसके बाद भी मेरा डबल युक्तियुक्तिकरण हुआ है। मुख्यमंत्री निवास जो है युक्तिकरण में जो भी विसंगति किया गया है उन विसंगति की सुधार करने के लिए और जो अधिकारियों ने यह कारगुजारी किया है उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करने के लिए हम मांग करने आए हैं। सीएम साहब को हमने स्पष्ट बोला है सर कि आपको विधानसभा में अधिकारियों ने झूठ बोलवाया है कि 2008 का सेटअप अभी भी लागू है, जबकि 2008 के सेटअप में जो है ना प्राथमिक में एक एचएम और 2 सहायक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एचएम और 1 सहायक शिक्षक रखा गया। मतलब 1 शिक्षक वहाँ भी कम कर दिया गया, 5 कक्षा को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, जबकि अभी एसआईआर के ड्यूटी में 1 सहायक शिक्षक का ड्यूटी लग गया। अब वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है, जो है वो एचएम है। एचएम को बहुत सारे मतलब ऑफिशियली काम करना पड़ता है। ये हो गया मतलब प्राथमिक शाला की बात। अब मिडिल स्कूल में जो है 2008 के सेटअप के अनुसार जो है 1 हेड मास्टर और 3-4 वो सब छोड़िए, आप अभी जो शिक्षक हैं अभी किस तरह से प्रभावित, वो तो आपको सेटअप अभी हम अभी आप लोग 7 माह से हम लोग को लगातार 7 माह से सर ना वेतन दिया जा रहा है और ना हमारी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। सीनियर जूनियर का ध्यान नहीं रखें। हम लोग जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, उसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय, हर जगह हम लोग अपना अभ्यावेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारे अभ्यावेदन पे कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा है। बिना किसी कारण के खाली ये परीक्षण किया गया है और आपका अभ्यावेदन अमान्य है ऐसा निकल जाता है, या जिसका मान्य भी होता है तो उसका भी ऐसे ही निकलता है कि परीक्षण किया गया और मान्य किया गया। कोई सटीक कारण ही नहीं बताया जा रहा है। हमारी मांगों को आप कम से कम सुनिए। तो हमारी मांगों को जब हम बोलने जाते हैं तो हमको ऑफिस से डरा धमका के भगा दिया जाता है। समिति के पास जाने से सर हमको डरा धमका के वहाँ से भेज दे रहे, खाली अभ्यावेदन को ले लिए जमा और उसमें कोई निराकरण नहीं कर रहे। 5 महीना हो गया सर अभ्यावेदन दिए हुए। आप लोग भी आए, बच्चों को क्या ज्ञान देंगे अगर हम खुद गलत का सामना नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये हमारा दर्द है और जिन अधिकारियों ने हमारे साथ गलत किया है उनके जिम्मेदारी तय होना चाहिए और उनको जो है निश्चित रूप से जो है उचित सजा मिलना चाहिए, ताकि ये भविष्य में ऐसा कोई गड़बड़ ना करें। ये हमें जो है एटीएम समझ लेते हैं। जब इनको कोई ऐसा व्यवस्था के लिए कोई नियम बनाए जाते हैं तो व्यवस्था को दरकिनार कर देते हैं और जिनको परेशान करना है उनसे भी पैसा लेने का प्रयास करते हैं और जिनको बचाना है उनसे तो अब ले ही लेते होंगे। ये तो स्पष्ट है, हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, लेकिन ऐसे स्थिति पर यहाँ पे विकट स्थिति प्रदान कर दिया सर। हम पूरे परिवार से परेशान, मैं दोनों पति पत्नी प्रभावित हैं। इनका जो है 2 साल पहले जो प्रमोशन हुआ था तो उनको ऐसे जगह में भेज दिया था जहां अंग्रेजी के टीचर हैं और उनको जानबूझ के अतिशेष करके भी निकाला गया। और मैं खुद जो है राज्यपाल पुरस्कृत टीचर हूं सर, उसके बावजूद राज्य में मुझे सम्मान मिला, लेकिन जिले में मुझे जो है अपमान मिला है। मैं बहुत अपमानित हूं सर और ये शीघ्र अगर ऐसा समाधान नहीं मिला तो आगे जो हम लोग कोई उग्र कदम उठाएंगे तो उसकी जवाबदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। रघुनंदन गंगोई, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल जमरुआ, जिला बालू। ही पता नहीं है कुछ भी, जिनको बचाना है उनको बचा रहे हैं और जिनको फंसाना है उनको फंसा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जो कई सीनियर साथी हैं उनको जो है जूनियर बना के उनको युक्तियुक्तिकरण में फंसा के किसी को 200 किलोमीटर, किसी को 400 किलोमीटर, तो किसी को और किसी प्रकार से नियमों के खिलाफ वो कर रहे हैं। और इसके खिलाफ हम जो है हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किए थे, लेकिन हाई कोर्ट में भी थोड़ा से मतलब बात जो है हाई कोर्ट की गरिमा के विरुद्ध जा रहा है कि हाई कोर्ट भी सुन नहीं रहा है, बल्कि हमको जिनसे हम प्रताड़ित हैं उन्हीं के पास हमको अभ्यावेदन देने के लिए भेजते हैं।
तो वो कैसे हमारी अभ्यावेदनों पर सुनवाई करेंगी, ये आम जनता भी समझ सकता है। लेकिन जो कोर्ट जो है अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग जो है बहुत